नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। लास्ट टॉपिक हमने हिंदी में किया था वर्ण विचार। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक किया जाए उसमें कंटेंट को करने के बाद में प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस तभी संभव है जब मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट किए जाएँ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 3 पार्ट्स में प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। 52 वर्ण किए थे, 52 वर्ण किए थे हिंदी वर्णमाला में हमने, और उन 52 वर्णों में 3 वर्ण जो है वो स्त्रीलिंग वर्ण माने जाते हैं और बाकी जो है पुल्लिंग श्रेणी में रखे जाते हैं। और ई और ऋषि वाला री जो है, इन 3 वर्णों को स्त्रीलिंग वर्णों में रखा जाता है और बाकी जो वर्ण है वो पुल्लिंग में रखे जाते हैं। इस वजह से आपके सामने ये आंसर जो है दीर्घ उ जो यहाँ पर है वो आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से, तालवे से होता है। च वर्ग हमने किया था तालवे से संबंधित, और च छ ज झ के अंतर्गत झ ऑप्शन जो है यहाँ पर वो तालु से संबंधित है, क्योंकि क कंठवे से संबंधित है, ढ ट वर्ग से संबंधित है, इस वजह से वो मूर्धन्य में आ जाएगा। और म जो है म प वर्ण से संबंधित है और इस वजह से प वर्ण आपको पता ही है ये वर्ग जो है ओष्ठ्य से संबंधित है, प फ ब भ म, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा छ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लुंठित ध्वनि है। इनमें से लुंठित ध्वनि कौन सी है। लुंठित ध्वनि जिसे प्रकंपित ध्वनि के नाम से जाना जाता है या जिसे कहा जाता है कंपनजात ध्वनि के नाम से भी जिसको पुकारा जाता है। यानी जब मुख से ध्वनि निकल रही है तो जीभ का जो मध्य भाग है वो प्रकंपित होता है, इस वजह से ऐसी ध्वनि को कहा जाता है लुंठित, प्रकंपित, कंपनजात ध्वनि। तो इस वजह से एकमात्र वर्ण हमने किया था र, जिसे लुंठित या प्रकंपित या कंपनजात वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण, इनमें से कौन सा है। यानी ओष्ठ्य और स्पर्श व्यंजन। ओष्ठ्य आपको पता ही है प वर्ग है, प फ ब भ म। स्पर्श व्यंजन पांचों वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पांचों वर्ग कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पांचों वर्ग जिसमें 25 व्यंजन है वो सभी के सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अल्प प्राण हमने किया था कि पांचों वर्गों में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, जिसमें उच्चारण करते हुए प्राण वायु जो है वो कम निकलती है। और अघोष वर्ण हमने किया था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए स्वर तंत्रियों में कंपन कम पैदा होता है, तो उसे हम बोलते हैं अघोष वर्ण। और वो है पहला और दूसरा पांचों वर्गों में। तो प वर्ग जो है ओष्ठ्य है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला वर्ण भी है और अघोष के अंतर्गत पहला वर्ण है, इस वजह से आंसर हो जाएगा प। इसलिए आंसर हो जाएगा प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। तो एक ही ध्वनि जब एक साथ दोबारा यूज होती है तो उसे हम बोलते हैं युग्मक ध्वनि। किया था हमने ये लास्ट टॉपिक में। और जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर दिल्ली या पल्लवी या दिल्लगी या प्रफुल्लित या दिग्गज, तो इन सभी में
द्वितीय ध्वनि का प्रयोग हुआ है, यानी एक ही ध्वनि दो बार प्रयुक्त हुई है। एक बार आधा ल दिखाई दे रहा है और एक बार पूरा दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही दिग्गज में ग आधा दिखाई दे रहा है और फिर पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है, या इसे कहा जाता है द्वितीय ध्वनि के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा युग्मक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह जिसे कहा जाता है उच्चारण के दृष्टि से तालव्य ध्वनि के नाम से इसे जाना जाता है, यह को, तो इसमें आंसर हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वह है। उच्चारण की दृष्टि से जितने भी व्यंजन है या जितने भी स्वर हैं, व्यंजन स्पेशली, उन सभी व्यंजनों में उच्चारण की दृष्टि से दंतोष्ठ जो है वो एकमात्र वह व्यंजन दंतोष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है जिसमें दांत और होठों का प्रयोग होता है उच्चारण करते हुए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा वह दंतोष्ठ। इससे आगे है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सिंपल क्वेश्चन है, 11 स्वर हमने किया था, 11 स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, यानी दीर्घ स्वर ऐ जो है उसके उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा कंठ तालु, क्योंकि दोनों जो स्वर है ए और ऐ ये कंठ तालु के अंतर्गत उच्चारण की दृष्टि से आते हैं। इससे आगे है च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो च वर्ग ध्वनियाँ हमने किया था च, छ, ज, झ, ये तालु से संबंधित है, तालव्य है, इस वजह से हो जाएगा तालव्य। इससे आगे है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो हमने किया था स्त्रीलिंग में ई और ऋषि वाला री जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं, इस वजह से पुल्लिंग नहीं है। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर, क्योंकि हमने किया था स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है, बिना किसी सहायता के इसका उच्चारण होता है। 11 के 11 स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनि के अंतर्गत रखे जाते हैं। और व्यंजन हमने किया था कि व्यंजन जो है प्रतंत्र ध्वनि है, क्योंकि वो स्वरों के सहयोग से ही प्रयुक्त होते हैं। इससे आगे है द, अ, क, श, अ, यानी ये वर्ण विच्छेद जो किया गया है इसका शब्द क्या होगा? तो द के बाद में अ स्वर है, क के बाद में अ स्वर नहीं है, श के बाद में अ स्वर है, तो इसलिए हो जाएगा दक्ष, क्योंकि दक्ष का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो द के नीचे यहाँ पर हलंत नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद में अ स्वर जुड़ा हुआ है। और क्ष का आपको वर्ण विच्छेद पता ही है कि क और श और अ, क्योंकि क्ष का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से प्रयुक्त होता है, जिसमें क के नीचे हलंत आएगा क्योंकि क के साथ में स्वर नहीं जुड़ा हुआ, श के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी दो व्यंजनों के साथ एक ही स्वर जब जुड़ता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, तो इस वजह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा दक्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो ट वर्ग का चौथा हो जाएगा, यानी ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ढ जो है ये चौथा है ट वर्ग में, इस वजह से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ट, ठ जो है वो दूसरा हो जाएगा, त वर्ग जो है वो अलग है, आपको पता ही है, और ट वर्ग का तीसरा जो है ड आ जाएगा उसका, इस वजह से आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह यानी लिपि चिन्ह का मतलब है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो लिपि चिन्ह कहलाती है, और या फिर वो कहलाती है वर्ण।
इस वजह से लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम बोलेंगे वर्णमाला। वर्ण समूह कहा जाता है वर्णों को, लेकिन व्यवस्थित रूप जो वर्णों का है उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और ऋषि वाला री, ये 4 हमने किए थे ह्रस्व स्वर, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? यानी ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता? अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वर और विसर्ग हमने किया था, और ये वो ध्वनियाँ हैं जो मात्राओं के तौर पर तो प्रयुक्त होती हैं लेकिन वो स्वरों में भी प्रयुक्त होती हैं और वैसे ही व्यंजनों में भी प्रयुक्त होती हैं। यानी इस वजह से अयोगवाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई वहा ना हो, यानी जिसकी स्वयं की कोई वहा ना हो, वो स्वरों के साथ भी जुड़ सकते हैं, व्यंजनों के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस वजह से उसको हम बोलेंगे अयोगवाह। और ये स्वरों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन इनका मात्राएं इनकी प्रयोग होती हैं स्वरों में भी और खासकर जो है व्यंजनों के साथ भी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल, कंबल, ये हमने किए थे। और आपको याद हो, संबल जो है एक प्रकार की संपृक्त ध्वनि है, यानी जब आपको पता ही है कि 2 व्यंजनों के साथ में एक और व्यंजन आधे के तौर पर प्रयुक्त हो, वो ध्वनि प्रयुक्त हो, तो उसे हम बोलेंगे संपृक्त ध्वनि। तो इसलिए संबल, कंबल, इस प्रकार के दफ्तर, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक प्लुत में लगता है। हमने स्वर जो है 3 पार्ट में बांटे थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हमने एक मात्रिक किया था, दीर्घ स्वर आपको पता ही है द्विमात्रिक होता है, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक लगता है, यानी मैक्सिमम टाइम लगता है उच्चारण करने में, इस वजह से हो जाएगा इसमें प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या ऑलरेडी आपको पता ही है 25 होते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति हो आप सभी के सभी, और आपको इतना याद ही है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान, अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था ये ऐ से संबंधित, और आपने किया था ये, और इसमें कंठ तालव्य जो है ये आंसर हो जाएगा। कंठ तालव्य ए और ऐ से संबंधित उच्चारण की दृष्टि से इन्हें कंठ तालव्य में रखा जाता है, यानी कंठ से ध्वनि निकलती है, तालु से की तरफ जीभ जाती है ऐ, और इसे कंठ तालव्य में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद वैसे देखा जाए तो ख आना चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क और श से मिला हुआ क्ष जो है ये शब्दकोश में, हिंदी की डिक्शनरी में क के बाद में क्ष का प्रयोग होता है। इस वजह से ये आपको ध्यान रखना होगा कि त्र का प्रयोग जो है, त्र का प्रयोग त के बाद होता है और क के बाद में क्ष का प्रयोग होता है, और ऐसे ही श्र का प्रयोग शब्दकोश में श के बाद होता है, और ज के बाद प्रयोग होता है जान वाले ज का। तो जितने भी चारों संयुक्त व्यंजन है उनका प्रयोग उसी मूल व्यंजन के बाद होगा जो उसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक का शाब्दिक अर्थ है अर्थ के साथ, यानी जिसका अर्थ निकले। तो आपको पता ही है कि वर्णों का अर्थ नहीं निकलता, शब्दों का अर्थ निकलता है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई करना होगा आपको शब्द। निम्न में से दंत्व वर्ण कौन सा है?
दंत्व वर्ण यानी ध्वनि दांत से संबंधित है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा स, क्योंकि त वर्ग के साथ साथ ल और स, त वर्ग आपको पता है दंत्व से संबंधित है, त थ द ध न, ये जो है दंत्व से संबंधित है। और इनके अलावा उच्चारण की दृष्टि से ल और स जो है ये भी दंत्व वर्ण के अंतर्गत आता है, इस वजह से आपको करना पड़ेगा स। इससे आगे है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण हम किसे बोलते हैं? पंचमाक्षर को हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं पंचम वर्ण, और या फिर इसे हम बोलते हैं अनुनासिक, यानी जिससे कि ध्वनि जो है नाक से निकलती है मुख के साथ साथ, यानी मुख से ज़्यादा नाक से निकलती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा म, क्योंकि ये पंचमाक्षर है प फ ब भ म। तो पांचवा अक्षर जो है, पांचों वर्गों का जो पांचवा अक्षर है पंचमाक्षर पंचम वर्ण, तो वो कहलाएगा अनुनासिक वर्ण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? तो इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं, सघोष के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता ही है कि पहला और दूसरा पांचों वर्गों में वो कहलाता है अघोष, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा जो है वो कहलाता है सघोष। तो च पहला है, क पहला है, ख सेकंड है, तो ये तीनों आंसर नहीं हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो होगा सघोष, या जिसे हम बोलेंगे घोष, इसलिए आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ल और स का उच्चारण दंत से होता है। अभी पीछे क्वेश्चन था ये, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंत से होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि त वर्ग जो है और उसके अलावा ल और स जो है इसका उच्चारण दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी की ध्वनि इनमें से कंठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, मूर्धा ध्वनि है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी के अंतर्गत नहीं है। साइंस में इसका प्रयोग करते हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड जो साउंड है उसे कहा जाता है ग्रीवा ध्वनि, इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? यानी ना स्वरों में की जा रही है और ना ही व्यंजनों में की जा रही है, उसे कहा जाता है अयोगवाह ध्वनि, जिसके अंतर्गत अनुस्वर और विसर्ग ऑलरेडी आप देख चुके हो कि जब भी स्वर या व्यंजन को जरूरत होती है तो ये मात्राओं के आधार पर उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इनकी गणना जो है वर्णमाला में ना तो स्वर में की जाती है और ना ही आपको पता है व्यंजन में की जाती है, इस वजह से हो जाएगा अयोगवाह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को बांटा जा सकता है दो पार्ट्स में, अघोष और सघोष जो है इन दोनों को स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के यानी स्पेलिंग के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलेंगे वर्ण विच्छेद। यानी प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था दक्ष, और उसमें हमने इसका वर्ण विच्छेद किया था, यानी वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। तो हम इसे पीछे कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमने वर्ण विच्छेद किया था, या मैंने यहाँ पर लिख दिया
दिल्ली, और उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, द के साथ हलंत लगा दिया, छोटी लगा हुआ है वो लगा दिया। ल ये आधा है तो इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा। ल ये पूरा है तो यहाँ पर इसके साथ में बड़ी ई की मात्रा है तो वो स्वर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। इससे आगे है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है। डेफिनेटली क्लियर है आपको ये, क्योंकि इसी वजह से इसको हम स्वतंत्र ध्वनि के तौर पर जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ 3 स्वर हमने किए थे। इसके अलावा हमने संयुक्त स्वर भी किया था। संयुक्त स्वर में आ जो है ये संयुक्त रूप से प्रयुक्त हुआ था, अ और अ से मिलकर बना था। या ई जो है ये समान स्वरों के सहयोग से बना हुआ है। ऐसे ही ऊ आपने किया था, तो ये संयुक्त स्वर थे। या जो विजातीय थे, जैसे कि आपका ए था, अ और ई से मिलकर बना था, तो ये सभी संयुक्त स्वर आपने किए थे, इसलिए द्वितय इसमें आंसर हो जाएगा। द्वितय हमने किया था जिसे हम युग्मक के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन जैसे दिल्ली लिखा था हमने, युग्मक या द्वितीय ध्वनि के तौर पर जिसे जाना जाता है। पीछे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। इनमें से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है ऊष्म, उत्क्षिप्त, पार्श्विक और सघोष। ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक। यानी ऊष्म किसे बोलते हैं हम? श, श, स और ह, इसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक आपको पता ही है कि आपने ल पार्श्विक के अंतर्गत किया था, और उत्क्षिप्त ड और ढ जिनके नीचे बिंदी लगी है उत्क्षिप्त के नाम से जाना जाता है वो। और सघोष जो है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं माना जाता? तो ये तीनों के तीनों प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण माना जाता है। लेकिन अघोष, सघोष जो है ये स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है, इस वजह से इसमें आंसर होगा सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है जिसे हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, तो वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी लघु स्वर, मूल स्वर, इन दोनों को एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। और गुरु स्वर जो है उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर, और इसको 2 मात्रा जितना समय लगता है उच्चारण करते हुए, इस वजह से इसे जो है गुरु स्वर के नाम से, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उच्चारण के आधार पर काकल्य के नाम से उसे जाना जाता है, यानी ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन है उसमें चौथा जो है उसे काकल्य के नाम से जाना जाता है। यानी श, श, स, ह ये ऊष्म संघर्षी ध्वनि है व्यंजन के अंतर्गत, और उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, और उसके अंतर्गत ह को रखा जाता है सघोष के अंतर्गत, और इसे काकल्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे हो चुका है, वर्णमाला के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ष वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो आंसर हो जाएगा क और श। कई बार ऑप्शन में ये ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि श के साथ में हलंत लगा दिया जाता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि क के साथ हलंत लगेगा, श के साथ में हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ में अ स्वर जुड़ा है, यानी दो व्यंजनों के साथ में एक स्वर जुड़ा होगा इस संयुक्त व्यंजन में। इस वजह से आपको मैक्सिमम टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क के साथ हलंत हो और श के साथ हलंत नहीं होना चाहिए। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? इनमें से संयुक्त स्वर चारों के चारों दीर्घ स्वर है, लेकिन ये तीनों समान स्वर से बने हैं, यानी आ जो है अ और अ स्वर से बना है, दीर्घ ई हस्व ई और हस्व ई से बना है, दीर्घ उ हस्व उ और हस्व उ से बना है, लेकिन ओ जो है वो अ स्वर और ओ स्वर से मिलकर जो है औ स्वर बना है। तो इसमें संयुक्त स्वर जो है वो कहलाएगा औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण, यानी ये चारों कंडीशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए, यानी स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, कंठ्य ध्वनि होनी चाहिए, अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? तो पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसलिए ये चारों के चारों देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन है। कंठ्य ध्वनि किसको बोलते हैं? यानी क वर्ग जो है, क वर्ग जो है उसे हम बोलते हैं कंठ्य। ख ग घ च क ये चारों के चारों कंठ्य ध्वनि है, यानी कि दोनों चीजें इन चारों में अप्लाई हो रही हैं। इससे आगे है अघोष, तो अघोष हम बोलते हैं जिसके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अघोष। और पहला और दूसरा जो है पांचों वर्गों में वो अघोष कहलाता है, और सघोष हमने किया था कि पहले दूसरे को छोड़कर तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहलाएगा। और महाप्राण हम किसको बोलते हैं? अल्प प्राण हमने किया था पहला तीसरा और पांचवा, और महाप्राण हम बोलते हैं दूसरे और चौथे को। तो ये इन दोनों में कॉमन जो है वो सेकंड है, इस वजह से आंसर हो जाएगा ख। स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, तो चारों इसमें हो जाएंगे ख से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य ये क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कंठ तालव्य ए और आई से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, इसलिए बार बार आ रहा है। तो ए और आई कंठ तालव्य ध्वनि है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्ण वाला इनमें से कौन सा वर्ण है? महाप्राण किसको बोलते हैं हम? दूसरा और चौथा, पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण से संबंधित है। तो इसमें आंसर जो है वो होना चाहिए दूसरा और चौथा। क ख दूसरा है, छ भी दूसरा है, ट ठ ये भी दूसरा है। इस वजह सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो है ये हो जाएगा, क्योंकि च जो है पहला है, म जो है पांचवा है, और इसमें भी च जो है वो पहला है। इस वजह से दूसरा चौथा हमने देखना है, तो आंसर हो जाएगा सी। जब एक ध्वनि का द्वितय हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है युग्मक ध्वनि, जैसे हमने किया था दिल्ली। जब एक ध्वनि का द्वितय हो जाए, यानी दो ध्वनियाँ एक ध्वनि के साथ में प्रयुक्त हो, यानी दो पूरे व्यंजन के साथ में, यानी एक पूरे व्यंजन के साथ में एक आधा व्यंजन यूज हो जाए, तो वो कहलाएगा युग्मक ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो दंतोष्ठ जो है वो एकमात्र व्यंजन है और वो है व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सभी स्पर्श व्यंजन
कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पता ही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और इस बीच जो है त वर्ग। ये पांचों वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है जिनमें चारों के चारों वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आए। तो आपको पता है यह जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, श नहीं आता, र नहीं आता, ह नहीं आता, श नहीं आता, र नहीं आता, र ल ह ये भी नहीं आते स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। इस वजह से आंसर हो जाएगा क च प द, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर हम बोलते हैं ऐसे स्वरों को, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख की जो आकृति है वो विवृत स्वर से कम मुख्य आकृति हो उच्चारण करते समय, और अर्ध जो हमने किया था अर्ध सवृत स्वर जो है इनसे ज्यादा मुखाकृति जो है मुख की आकृति खुले तो उसे हम बोलते हैं अर्ध विवृत स्वर। और अ, आई, ओ और आगत स्वर औ, ये चारों हमने किया था अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से आंसर हो जाएगा इसमें आई। इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, यानी केवल मुख से निकलती है, वो कहलाते हैं निर्नुनासिक स्वर। यानी निर्नुनासिक स्वर केवल वो स्वर है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। यानी नाक से निकल रही है तो वो अनुस्वर कहलाएगी और या अनुनासिक कहलाएगी। इस वजह से जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं कि केवल मुख से निकलती है वो है निर्नुनासिक। इससे आगे है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण, अंतस्थ य, र, ल और व, ऊष्म श, श, स और ह, यानी 8 जो है वो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। र का विवरण है, इनमें से किसे र के अंतर्गत रखा जाता है? यानी सभी की सभी बातें इसमें सभी कंडीशन पूरी हो तो लुंठित है, वर्तस्य है, वर्तस्य लुंठित, सघोष के अंतर्गत भी रखा जाता है र को, और अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत भी रखा जाता है र को। यानी लुंठित ध्वनि, कंपनजात ध्वनि, या जिसे हम बोलते हैं प्रकंपित ध्वनि यानी वर्तस्य ध्वनि, सघोष ध्वनि, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत भी रखा जाता है य, र, ल को। इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण हमने किया था ह, जो स्पर्श संघर्षी है उसे रखा जाता है काकल्य वर्ण के अंतर्गत, उसे रखा जाता है काकल्य वर्ण के अंतर्गत। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है आपका खत्म हो जाता है। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड 2 प्रैक्टिस सेट आपको और प्रोवाइड करूँगा। फिर आगे जो है हर टॉपिक के हम मिक्स भी करते चले जाएंगे। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। यहाँ मैं अरुणेश आर्य आपके साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।